नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर मैं लेके आता हूँ रोजाना करंट अफेयर जनरल स्टडी की वीडियो, जिसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और लास्ट में कमेंट करके अपना आंसर जरूर बताइए कि आपका क्या स्कोर रहता है। अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स या फिर किसी स्टेट की पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में से शेयर जरूर करिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। Which of the following forum involve India and Vietnam? हमारी कंट्री इंडिया और वियतनाम किस किस इंटरनेशनल फोरम पर है, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आपके पास ये कुछ स्टेटमेंट दे दिए गए हैं। स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल फोरम है। तो फर्स्ट फोरम जो आपको बताया गया है वो है एशियन डिफेंस मिनिस्ट्री मीटिंग प्लस, यानी जिसे शॉर्ट में हम ADMN प्लस भी बोल देते हैं। सेकेंड आपसे बोला जा रहा है ईस्ट एशिया समिट, जो कंडक्ट की जाती है इंटरनेशनल लेवल पर और इंडिया और वियतनाम दोनों इसका मेंबर है। थर्ड आपसे बोला जा रहा है एशिया यूरोप मीटिंग, जिसे शॉर्ट में हम ASEM भी बोल देते हैं, थर्ड नंबर पे ये। और फोर्थ नंबर पे आपसे बोला जा रहा है मेकोंग गंगा कोऑपरेशन, जो कि फोर्थ नंबर पर है। यानी कि ये चार ऐसी इंटरनेशनल फोरम है जहां पे इंडिया और वियतनाम एज ए मेंबर कंट्री इसमें पार्टिसिपेट करती है। तो आपको ये बताना है चारों फोरम में से कौन से फोरम बिल्कुल एग्जैक्टली रिलेटेड है इंडिया एंड वियतनाम से। ठीक है, तो आपके पास जो ऑप्शन है कुछ इस तरह से। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी कि ये तीन फोरम ऐसी है जहां पे दोनों कंट्री इन्वॉल्व है एज ए मेंबर कंट्री। बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि फर्स्ट को छोड़ करके बाकी तीनों जो फोरम है इसके अंदर इंडिया और वियतनाम है। और ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि सेकंड को छोड़ करके बाकी सब में इंडिया और वियतनाम इसके मेंबर कंट्री है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है ये चारों की चारों ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या ऐसी फोरम है जहां पे इंडिया और वियतनाम दोनों मेंबर है। चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। अगर हम इंडिया और वियतनाम की बात करें, अगर दोनों की एक बार लोकेशन देख लेते हैं कि कहाँ इनकी लोकेशन आती है वर्ल्ड मैप में, तो इंडिया की लोकेशन आप लोग जानते हैं, ये हमारी कंट्री इंडिया है। और इसके अलावा जो वियतनाम, ये जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है, ये वियतनाम है। तो ये दोनों कंट्री हैं और इन दोनों कंट्री के बारे में आपसे बोला जा रहा था कि इंटरनेशनल लेवल पर कौन कौन सी फोरम है जहां पे ये दोनों कंट्री एज ए मेंबर कंट्री पार्टिसिपेट करती है उस फोरम में। ये तो इस क्वेश्चन का अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो इसमें चारों ही फोरम जो आपको दे रखे हैं बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि इंडिया और वियतनाम की बात करें, इन दोनों के रिलेशन कोऑपरेशन की अगर हम बात करें तो ये जितने भी आपको ये चारों दे रखे हैं, यानी कि आप ये कह सकते हो कि मेकोंग गंगा प्रोजेक्ट है, उसके अंदर भी दोनों कंट्री इन्वॉल्व है। एशिया यूरोप मीटिंग है, इसके भी अंदर भी दोनों कंट्री इन्वॉल्व है। और एशियन डिफेंस मीटिंग की जो हुई थी एशियान की, यानी कि एशियान के अंदर आप जानते हैं वियतनाम इसका मेंबर है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है, बट वियतनाम ने हमारी कंट्री को इसके अंदर इनवाइट किया था। तो आप ये कह सकते हो दोनों ही इस फोरम में भी दोनों कंट्री ने पार्टिसिपेट किया है। और आप जानते हैं बाकी तो एशियन का मेंबर ये है। तो आप ये कह सकते हो ये चारों के चारों ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है या फोरम है जहां पे ये दोनों ही कंट्री एज ए मेंबर कंट्री पार्टिसिपेट करती है। With reference to sweet revolution, consider the following statement. इस क्वेश्चन में आपसे स्वीट रिवोल्यूशन के बारे में पूछा जा रहा है और उसके रिगार्डिंग में ये दो स्टेटमेंट आपको दे दिए गए। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज लॉन्च टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन इन इंडिया। हमारी कंट्री में गन्ने की खेती को बढ़ाने के लिए स्वीट रिवोल्यूशन को लाया गया है, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट में आपको बताया जा रहा है। और सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट एम्स टू डबल फार्मर्स इनकम एंड इंश्योर ट्राइबल अपलिफ्टमेंट, यानी कि ट्राइबल लोग यानी कि आदिवासी लोगों के उत्थान के लिए और उनकी इनकम फार्मर की इनकम को डबल करने के मकसद से इस प्रोजेक्ट को, इस रिवोल्यूशन को हमारी कंट्री में लाया गया है। तो ये दो स्टेटमेंट आपके सामने, आपको बताना है कि भी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। उसके अकॉर्डिंग आपके पास ये कुछ ऑप्शन है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी में आपको दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट बताए जा रहे हैं और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू। इट मींस ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, स्वीट रिवोल्यूशन के बारे में आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो सेकंड स्टेटमेंट तो करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट में थोड़ी सी मिस्टेक है। ये शुगर केन से रिलेटेड ये रिवोल्यूशन नहीं है हमारी कंट्री में। यानी कि आप ये कह सकते हो जो स्वीट रिवोल्यूशन है ये हमारी कंट्री में जो हनी की प्रोडक्शन है उसे इंक्रीज करने के लिए लाया गया। और उन सारी के स्टेट के अंदर जहां पे भी हनी का प्रोडक्शन होता है, यानी कि शहद का जहां प्रोडक्शन होता है, उसको इंक्रीज करने के लिए कॉन्सेप्ट, ये रिवोल्यूशन हमारी कंट्री में लाया गया। और आप जानते हैं कि झारखंड एक ऐसा स्टेट है हमारी कंट्री में जहां सबसे ज्यादा आप कह सकते हो स्वीट यानी कि ये हनी की अगर हम बात करें इसका प्रोडक्शन होता है। तो ये उस स्टेट से रिलेटेड है। और वहां पे जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, ट्राइबल पॉपुलेशन के उत्थान के लिए, उनकी इनकम को डबल करने के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए इस प्रोजेक्ट को, इस रिवोल्यूशन को लाया गया।
तो आप ये कह सकते हो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत होने की वजह ये है, ये शुगर केन से रिलेटेड नहीं है, हनी से रिलेटेड है। और बाकी आप फार्मर की अवल जो इनकम है डबल करना, जो हमारी कंट्री का मेन टारगेट है, ये बिल्कुल इस चीज के अंडर ही इस प्रोजेक्ट को या इस रेवोल्यूशन को हमारी कंट्री में लाया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा बी हो गया। विद रेफरेंस टू इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अभी रिसेंटली एक पोर्टल का लॉन्च किया गया है, उस पोर्टल का नाम रखा गया है इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल। उसके रिगार्डिंग में आपके पास ये दो स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट एम्स टू डिसएबिलिट नॉलेज अमंग द सिटीजन अमंग द एफर्ट ऑफ द गवर्नमेंट टू द एड्रेस क्लाइमेट चेंज इशू, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा, हमारी गवर्नमेंट के द्वारा जो भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी एक्शन लिया जा रहा है उस तरह की नॉलेज को सिटीजन तक पहुंचाने के लिए इस प्रोजेक्ट को, इस पोर्टल को आप कह सकते हो निर्माण किया गया है, इसे बनाया गया है। ये आपसे फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि इंटरनेशनल क्लाइमेट नेगोशिएशन शैल नॉट बी कंपोनेंट ऑफ द नॉलेज पोर्टल। इस नॉलेज पोर्टल के अंदर ये बोला जा रहा है जो इंटरनेशनल लेवल पर जो भी क्लाइमेट एक्शन या नेगोशिएशन, यानी कि कोई भी डील होती है, कोई भी मेमोरेंडम साइन किया जाता है या फिर एमओयू साइन किया जाता है, उसकी इंफॉर्मेशन इस पोर्टल पर नहीं प्रोवाइड की जाएगी। देखिए नॉट लिखा हुआ है, ठीक है, प्रोवाइड नहीं की जाएगी। आपसे ये सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। तो ये दो स्टेटमेंट आपके सामने, आपको चूज करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो ऑप्शन ए में बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपको दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट बताए जा रहे हैं, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू। इट मींस ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। अगर हम बात करें इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल की, तो अभी रिसेंटली इसे लॉन्च किया गया। इसकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस टाइप का एक वेबसाइट, एक पोर्टल है जहां पे हमारी कंट्री जो जितनी भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी एक्शन लेती है, एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन से रिलेटेड, उसे चाहे वो नेशनल लेवल की हो या फिर इंटरनेशनल लेवल का, जो भी चीजें हमारी कंट्री के द्वारा परफॉर्म की जाती है, जो भी गवर्नमेंट की तरफ से एक्शन लिया जाता है, या कोई मीटिंग हो या कोई फोरम में जा रही है या किसी भी तरह का कोई भी डिसीजन लेती है, इस तरह की इंफॉर्मेशन को पब्लिश करने का काम ये पोर्टल करेगी। तो आप ये कह सकते हो फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल क्लियर आपको दिख रहा है, करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट में जो आपसे बोला गया कि इंटरनेशनल लेवल पे जो भी नेगोशिएशन या डील साइन की जाएगी इसकी इंफॉर्मेशन नहीं होगी, ये बात बिल्कुल गलत है। यानी कि जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं उनके द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो सारी यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। जो भी नेगोशिएशन, कोई भी डील साइन की जाती है किसी इंटरनेशनल फोरम पर या फिर किसी कंट्री के साथ कोई एमओयू वगैरह साइन किया जाता है, तो सारी इंफॉर्मेशन इस पोर्टल में प्रोवाइड की जाएगी। तो यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट में अगर हम बात करें, फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट में जो नॉट दे रखा था आपको यहाँ पे नॉट, ये नॉट नहीं होना चाहिए, बल्कि ये नेशनल इंटरनेशनल दोनों ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम करेगी। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाता है, यानी कि अब ये कह सकते हो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस हैज नॉट बीन मेड थ्रू द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। हमारी कंट्री में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था और बहुत ही ऐतिहासिक इस चीज को ट्रीट किया जाता है इस अमेंडमेंट के, उसके रिगार्डिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और ध्यान आपको ये रखना है कि कौन सा अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं जिसमें आपसे बोला जा रहा है द वर्ड यूनिटी ऑफ द नेशन has been changed to the unity and integrity of nation, यानी कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टर्म है यूनिटी का, यूनिटी ऑफ द नेशन, उसे चेंज कर दिया गया और उसका चेंज करके उसे लिखा जा रहा है अब यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ये चेंज किया गया था 42nd अमेंडमेंट के थ्रू। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बताया जा रहा है कि राइट टू प्रॉपर्टी हैज बीन taken out from the list of the fundamental rights and has been declared as a legal right in 1976। कि 1976 में हमारी कंट्री में ये किया गया कि जो हमारे पास जो एक फंडामेंटल राइट होता था जो प्रॉपर्टी वगैरह रखने का, उसको चेंज कर दिया गया और उसे चेंज करके इसे फंडामेंटल राइट की जगह अब इसे कन्वर्ट कर दिया गया इसे लीगल राइट के अंदर। और ये कब हुआ था? 1976 के अंदर। ये सेकंड स्टेटमेंट में आपको बताया जा रहा है। अगर थर्ड स्टेटमेंट की बात करें, इसमें आपसे बोला जा रहा है कि इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम्ड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द रिटन एडवाइस टेंडन टू द प्रेसिडेंट बाय द कैबिनेट। कैबिनेट के द्वारा कोई भी अगर रिटन एडवाइस प्रोवाइड की जाएगी प्रेसिडेंट को, तब जाकर के ही कंट्री में इमरजेंसी लगाई जाएगी। आप लोगों को मालूम है उस टाइम इंदिरा गांधी की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इमरजेंसी लगा दिया था और इवन प्रेसिडेंट को भी नहीं मालूम था कि इमरजेंसी लग चुकी है। तो इस तरह की जो एक सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, उसकी वजह से काफी कुछ चेंजेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। तो अब आपको ये बताना है कि इन तीनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा, नहीं नॉट करेक्ट स्टेटमेंट यानी कि गलत स्टेटमेंट कौन सा है, ये आपको चूज करना है। तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट गलत है।
और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट गलत है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी तीनों ही स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, नॉट करेक्ट यानी कि जो आपको वो स्टेटमेंट चूज करना है जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का पार्ट नहीं है, ये आपको चूज करना है इस क्वेश्चन के अंदर। चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हमारी कंट्री में 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया था और इसमें काफी कुछ चेंजेस हमारी कंट्री में कर दिया गया। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रेम्बल है, जो आप ये पिक्चर देख रहे हैं प्रेम्बल, इसमें चेंजेस कर दिया गया। और चेंजेस ये किया गया था कि जो सोवरेनिटी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को चेंज कर दिया गया, इसे सोवरेन सेक्युलर सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के रूप में से चेंज कर दिया गया था हमारी कंट्री के प्रेम्बल को। और उसके अंदर कुछ टर्म ऐड कर दिए गए, या फिर आप कह सकते हो कि यूनिटी ऑफ द नेशन को चेंज करके हमारे इसमें जो टर्म लिखा जाने लग गया, अब यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, इसे कन्वर्ट कर दिया गया। तो आप ये कह सकते हो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है, जबकि हमें चूज करना था नॉट करेक्ट, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें कि फंडामेंटल राइट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या किया गया था, जो भी हमारे फंडामेंटल राइट है, मैं बात कर रहा हूँ आर्टिकल 19, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 31, तो उसके लिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी कंट्री में क्या किया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज रखा गया और डीपीएसपी में उसके लिए प्रोविजन किया गया कि इस फंडामेंटल राइट को किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाएगा। और साथ के साथ ये भी किया गया कि फंडामेंटल राइट के साथ साथ अब हमारी कंट्री में फंडामेंटल ड्यूटीज भी डाली गई। अब ये कह सकते हो कि आर्टिकल 51 में अमेंडमेंट करके आर्टिकल 51A क्रिएट किया गया, ठीक है, जो हमारी कंट्री में लाया गया। और साथ के साथ इसे एक न्यू पार्ट क्रिएट किया गया जिसे पार्ट 4A बोला जाता है। और ये हमारी कंट्री में फंडामेंटल ड्यूटी जो पहले नहीं हुआ करती थी, आज के टाइम पे फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड कर दी गई है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये मेजर प्रोविजन थे 42nd अमेंडमेंट एक्ट के। अब बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जिससे आपसे बोला गया कि जो हमारे पास जो एक पावर हुआ करती थी, प्रॉपर्टी की जो पावर होती थी, जो पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था, अब इसे चेंज करके इसे फंडामेंटल राइट की जगह अब इसे लीगल राइट डिक्लेयर कर दिया गया। और ऐसा किया गया था 42nd अमेंडमेंट के थ्रू नहीं, बल्कि 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, और ये किया गया था 1978 में। तो मतलब स्टेटमेंट आपको करेक्ट था, लेकिन एक्ट और अमेंडमेंट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन गलत दे रखी थी। तो आप ये कह सकते हो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। और इसके साथ साथ जो इमरजेंसी की जो प्रोविजन है कि इमरजेंसी, पहले ऑरल बोल करके भी इमरजेंसी लगा दी गई थी, अब कैबिनेट के द्वारा जब प्रेसिडेंट के पास इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ द रिटर्न बेस जब पहुंचाई जाएगी, तब जाकर के ही कोई प्रोक्लेम कर सकता है कि भी हमारी कंट्री में इमरजेंसी लग गई है। और ये भी किसके अंदर, ये 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, और ये 1978 में किया गया था। तो जो इन्फॉर्मेशन आधी ठीक थी, इसमें कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन गलत था, यानी कि आपको एक्ट गलत बताए गए थे और साथ के साथ आपको अमेंडमेंट कौन सा हुआ था ये गलत बताया। ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत नहीं आता, बल्कि आप ये कह सकते हो ये आता है 44th अमेंडमेंट के प्रोविजन के तहत इनको चेंजेस किए गए थे। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है हमारा वो गलत है और फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है, लेकिन हमें गलत स्टेटमेंट चूज करना था, उसके अकॉर्डिंग हमारा बी आंसर जो हमारा ऑप्शन वो करेक्ट हो जाता है सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन की वजह से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा जा रहा है आरटी-पीसीआर टेस्ट। अभी आपको मालूम है कि कोविड-19 के सिम्टम को चेक करने के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। इसके रिगार्डिंग में आपसे क्वेश्चन है कुछ इस तरह से, विद रेफरेंस टू आरटी-पीसीआर टेस्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट वाज इन्वेंटेड बाय द कैरी मुलिस के द्वारा ये जो इन्वेंट किया गया था इस टेस्ट को, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट में आपको बोला जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट यूजेस द कॉपी ऑफ द सेगमेंट ऑफ द डीएनए डिटेक्ट वायरस को डिटेक्ट करने के लिए इसके अंदर जो हमारी बॉडी के अंदर जो डीएनए होता है उसके सेगमेंट की जो कॉपी होती है उसे यूज किया जाता है टेस्ट के अंदर, ऐसा आपसे सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। तो ये दो स्टेटमेंट आपके सामने, आपको चूज करना है इन दोनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी में आपसे दोनों ही स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट बताए जा रहे हैं, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू। इट मींस ये दोनों ही स्टेटमेंट आपको गलत दे रखा है। तो आरटी-पीसीआर टेस्ट क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो आरटी-पीसीआर टेस्ट की अगर हम बात करें, जैसे आपसे बोला गया कि फर्स्ट स्टेटमेंट में इसे कैरी मुलिस ने इसे इन्वेंट किया था इस टेस्ट को, जो कि अमेरिका के एक बायोकेमिस्ट थे, और इन्हें इस काम के लिए 1993 में इनसे नोबेल केमिस्ट्री का प्राइज भी इनको गिवन है। तो आप ये कह सकते हो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको बिल्कुल करेक्ट दे रखा है। और इस टेस्ट में जैसा आपको बताया गया, इसके अंदर हमारे जो बॉडी के अंदर जो डीएनए होता है, डीएनए की जो सेगमेंट की जो कॉपी होती है उसे इस टेस्ट में यूज किया जाता है, जिससे क्रिएट इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई कर सके कि हमारी बॉडी के अंदर ये वायरस है या नहीं है। तो आप ये कह सकते हो दोनों ही स्टेटमेंट आपको बिल्कुल करेक्ट दे रखा है। तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आज आपके लिए जो क्वेश्चन होने वाला है, आज का क्वेश्चन
क्वेश्चन ये है, आपको ये RT-PCR टेस्ट का जो फुल फॉर्म है ये आपको बताना है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, और साथ के साथ आपको ये भी बताना है कि ये जो टेस्ट है फर्स्ट टाइम किस कंट्री में इस टेस्ट को यूज किया गया था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके मुझे प्रमोट करिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही है। कोई डाउट है, कोई सजेशन है, आप तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अपना स्कोर मेंशन करना ना भूलें। स्क्रीन पे कुछ वीडियो आ रही है और उसे आप क्लिक करके देख सकते हैं। पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन और प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके।